अस्सलामुअलैकुम। तकाफुल जाना तहरीर अफशा कंवल एपिसोड 11। ये डायरी अपिया की है। उसने कत्थई रंग की डायरी को मीर अज़क की सिंध बढ़ाया तो वो नासमझी से उस डायरी को थाम गया था। इसमें अपिया ने अपनी हर फीलिंग शेयर की है, आपसे मुताल्लिक भी। आप प्लीज़ एक मरतबा गौर तो करें ना। देखें, अगर आप कोशिश करें तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो जो बोल रही थी, मीर अज़क का जहन ताने बाने बुनने में लग गया था। वो एक झटके से अपनी जगह छोड़कर यूं उठा था जैसे वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन तर पर्दा वो उस डायरी में से कुछ अपने काम की चीज़ देखना चाहता था। वह यूं खड़ा था कि उसके ऊपर कन्वा की जानिब थी, जब भी वो देख नहीं सकी थी कि वो क्या कर रहा है। अरज़क ने तेज़ी से डायरी के वक्त पलटे और अचानक ही उसकी नज़रों में चमक सी उभर आई। उसे अपनी मतलूबा शय मिल चुकी थी, जिससे वो पूरी बसात आसानी से पलट सकता था। वो मज़ीद चंद कदम कन्वा से दूर हुआ। डायरी के पेज रिंग में अटैच थे, उन्हें निकालना काफ़ी आसान था। सो उसने हल्का सा झटका दिया और मतलूबा सफ़ा उसके हाथ में आ गया। उसने डायरी बंद किया और नामहसूस तरीके से वो पेज फोल्ड करता अपनी शर्ट की पॉकेट में रख गया। देखो कन्वा। वो वापस उसकी जानिब पलटा और चंद कदमों का फासला समेट कर डायरी उसकी गोद में डाल दी। जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। मैं मज़ीद बाबा साहब का गुस्सा नहीं झेल सकता, क्योंकि इस मरतबा वह मामला मेरी माँ की ज़िंदगी का है। वो बीमार है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा साहब को मेरी माँ को मज़ीद कुछ कहने का मौका मिले। जो हो रहा है यकीनन मलिहा उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर चुकी होगी, जब भी उसने इस शादी के लिए हाँ की है। तो अब तुम भी इस किस्मत के लिखे को दिल से कबूल करो और सबकी खुशी में खुश हो जाओ। रात काफ़ी हो चुकी है, तो अब जाओ और सुकून से सो जाओ। सब अच्छा ही होगा। नरम गोई से कहते उसने हल्का सा झुककर कन्वा के सर पर हाथ रखा तो वो अपनी नम पलकें झपकती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो जो चाहती थी शायद अब मुमकिन नहीं था। वो शदीद मायूसी की लपेट में थी। ये कोई फ़िल्म नहीं है कि हम जादू की छड़ी घुमाएं और सब अपने हिसाब से चीज़ें ठीक हो जाएं। यह हकीकी ज़िंदगी है, तो तुम भी हकीकत को तस्लीम करना सीख लो। माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी हो, अपने अंदर मेच्योरिटी लाओ। वो अब भाइयों वाले मान और धौंस भरे लहजे में उससे मुखातिब था, जो आड़े तिरछे मुँह बनाती काफ़ी क्यूट लग रही थी। और हाँ, उसे आगे बढ़ते देख मीर अज़क ने उसके कदम जंजीर किए। ये डायरी वापस उसकी अपनी जगह पर रख देना। बगैर इजाज़त किसी के पर्सनल में नहीं घुसते हैं। इस मरतबा उसका अंदाज़ डिपटता हुआ था, जबकि कंधा मुंह लटकाए कमरे से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद सबसे पहले अरज़क ने डोर लॉक किया और जेब से वो डायरी का पेज निकाल कर उसे खोलते एक वहशतनाक सा कहका लगाया। अगले दिन बारात थी और उसका पूरा प्लान रेडी था। उसने घर के मुलाजमों को साथ मिलाया था, जिसके लिए उसने काफ़ी सारी रकम उसे दी थी। मीर रज़क ने उसे एक ड्रॉप की शीशी दी थी, ये कहकर कि ये बारात आने से पहले जूस में 2 कतरे मिलाकर उसे वो जूस मलिहा को पिलाना है। और उसने यही किया और उसका प्लान कामयाब ठहरा। सब उसके प्लान के मुताबिक हुआ था। वो मुनव्वर सुल्तान को बड़े दुख से दो चार कर चुका था। साथ बाबा साहब को भी चोट पड़ी थी। उन्हें मलिहा पर बड़ा मान था, जो आज चिकना चूर हुआ था। उसकी माँ की भीगी आंखों की जगह उसके तसव्वुर में मुनव्वर सुल्तान की भीगी आंखें बार बार आदियों से काफ़ी हद तक पुरसुकून कर गई थीं। उसकी माँ को दुखी करने वाले आज खुद भी दुखी थे। कुछ देर पहले तक उसके ज़मीन पर जो बोझ था, वो ये सारी बातें याद करते इस बोझ से भी आज़ाद हो चुका था। ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में वो फ्रेश सा वॉशरूम से बाहर निकल कर बेडरूम में आया तो मलिहा की दबी दबी सिसकियाँ सुनते एक लम्हे को उसका दिल मुस्तरब हुआ, लेकिन वो पल में उस एहसास को झटक गया था। आबान की दुल्हन ना बनने का शौक़ काफ़ी अच्छे से मना रही हो। मीर अरज़क का सर्द लहजा और दिल जलाते अल्फाज ने मलिहा के अंदर तैश का उबाल उठा छोड़ा था। वह एक झटके से अपनी जगह छोड़कर उठी थी और उसके सामने तन कर खड़ी होती अपनी सुर्ख सूजी हुई आंखें उसकी बेहिस आंखों में गाड़ गई। रोने से उसकी मोटी मोटी आंखों का हुस्न मजीद तो आतिशा हो चुका था। मीठा मीठा मेकअप, चेहरे और गर्दन पर चिपकी बालों की लटें, उजड़ी दुल्हनापे का रूप लिए वो लरसती इमारत जैसी लग रही थी कि अब गिरी के तब गिरी। मगर सामने खड़े सपाक इंसान की आंखों पर तो बस बदले की पट्टी लगी हुई थी। उसे कहाँ मुकाबले की तकलीफ का एहसास होना था। ये सोग मैं आबान के साथ रिश्ता ना जुड़ने के लिए नहीं मना रही, बल्कि ये सोग मैं इस मोहब्बत पर मना रही हूँ जो आज मेरे दिल में मरकर हमेशा के लिए दफन हो गई है। मलिया के सर्द लहजे की ठंडक ने मीर अज़क के बदन पर गोया पूरा रुआं खड़ा कर दिया था। मोहब्बत आज मुझे बद्दुआ की जैसी लगी है। नफ़रत है मुझे उस लम्हे से जब तुमने मुझे पहली मरतबा अपनी गोद में लिया। नफ़रत है मुझे उस लम्हे से जब तुमने अपना लम्स मुझे बख्शा। नफ़रत है मुझे उस लम्हे से जब मैंने तुम्हारे सहारे चलना शुरू किया। नफ़रत है मुझे उस लम्हे से जब इस दिल ने तुम्हारी ख्वाहिश की। वो बोलने के लिए पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करती एक झटके से बुत बने मीर अरज़क का गिरबान थाम गई। और मुझे नफ़रत है उस दिन से जब मेरे दिल ने तुम्हारी मोहब्बत की कोंपलें फूटी थी। मगर आज मैं रो कर बैंड डाल कर सोग मना रही हूँ उस मोहब्बत का जो आज मर चुकी, और यकीन जानो मैं बहुत खुश हूँ।
जहर जहर लहजे में बोलते वो एक झटके से उसका कॉलर छोटी लड़खड़ाई तो मीर अरजक ने बेसाख्ता उसकी जानिब हाथ बढ़ाए, जिससे वो बुरी तरह झटक गई, जबकि अरजक ने इस हरकत पर अपने जबड़े कसते मुठ्ठियां भींच डाली थी। तुम्हें मैं खुद पर तरस खाने की इजाज़त नहीं दूंगी मीर अरजक सुल्तान, क्योंकि मलिया इतनी अर्जा नहीं है कि तुम जैसा शख्स उस पर तरस खाए। इस मरतबा उसके लहजे का जहर अरजक को नीलो नील कर गया। उसने जारहाना अंदाज उसके बाजुओं पर गिरफ्त जमाते उसके हाथ पुष्प पर बांध दिए। ऐसा करने से दोनों ही एक दूसरे के बेपनाह करीब आ गए थे, यूं कि उन दोनों की नाकें आपस में मिस हो रही थी। मुझ जैसा शख्स से क्या मुराद है तुम्हारी? वह उसकी नफरत अंगेज आंखों में देख दहशतनाक लहजे में गोया हुआ तो वो बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में झटपटाई, जिसके जवाब में मीर अरजक ने उसे झटका देकर गोया उस हरकत से बाज रखने की कोशिश की थी। तुम जैसा धोखेबाज शख्स जो अपने ही घर की इज्जत पर नकब लगाता है। वो बोली नहीं फुनकारी थी। मोहब्बत करने के जुर्म में वो सारे बाजार रुस्वा हुई थी, और मोहब्बत भी वो जिसे उसने बरसों दिल में छुपा कर रखा था। ऐसे में वो पागल ना होती तो क्या करती? बाबा साहब के शिकस्ता झुके कंधे और बेएतबारी ने एक मरतबा फिर उसे जिंदा दरगोर किया था। वो जितना शोक मनाती जितना मातम करती कम था। मीर अरजक, तुमने मेरी मासूम मोहब्बत को रुस्वा किया है। मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। कर्बज़दा अंदाज में कहते वो मीर अरजक की ढीली पड़ती गिरफ्त से एक झटके से आज़ाद हुई और दोनों हाथों में लहंगा संभाले तेज़ी से भागती हुई बाथरूम में जाकर बंद हो गई। उसने हाथ मारकर टब ऑन किया और फूट फूट कर रोने लगी। साथ साथ वो वहशतज़दा अंदाज में अपनी ज्वेलरी भी उतार उतार कर फेंक रही थी। सुबह की पौ फूटते ही रात की सियाही रोशनी की फैली लकीरों से चीरती गई थी। आसमान पर उड़ते परिंदे की पुरजोर चहचहाहट और रक्स करती सबा ने गोया एक मुअत्तल सी फिज़ा कायम कर दी थी। फूल पौधे शबनम के लम्स से आशना होते मज़ीद खिल गए थे। फ़िज़ा में महसूस की जाने वाली हसीन दोशीज़ा की झलक जैसी सर्द लहर सोए हुए अबान के वजूद से मिस हुई तो उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोल दी थी। उसे इल्म भी नहीं हो सका कि कब वो रात भर सिगरेट के साथ साथ अपना दिल जलाते कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। उसकी फैली हुई कैंची की अंदाज में टांगें अकड़ाव का शिकार थीं, तो वहीं उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा शदीद खिंचाव पैदा कर रहा था। उसने कराते हुए दाएं हाथ हथेली से पहले गर्दन का पिछला हिस्सा रब किया और फिर टांगों को ठीक हालत में लाने के लिए उसे मुसलसल हरकत देने लगा। यूं करने से खून की गर्दिश तेज़ हुई तो उसके बदन का अकड़ाव भी कुछ कम हुआ था। वो सीधा होकर बैठा और फिर एकदम खड़े होकर खुद को वार्म अप करने लगा। कुछ देर ये अमल दोहराते हुए अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने फूली सांसों के साथ झुककर दोनों घुटनों पर दबाव दिया और ठीक उसी लम्हे उसके फ़ोन के रिंगटोन ज़ोरों शोरों से बची थी। रात वो सिगरेट के पैकेट के साथ अपना फ़ोन भी उठा लाया था, जो साथ रखी तपाई पर पड़ा हुआ था। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो स्क्रीन पर नमूदार होती गनी की पिक्चर और उसका नाम देख अबान ने पल नहीं लगाया था कॉल अटेंड करने में। गुड मॉर्निंग ब्रदर, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? एयरपीस से उभरती शोक आवाज़ ने उसे एहसास दिलाया कि कल क्या कुछ हो चुका है। जब ही पल में उसके चेहरे पर संगलाख चट्टानों जैसी सख्ती दर आई थी। वह हंसता मुस्कुराता तो पहले भी कम था, लेकिन मलिया से रिश्ता जुड़ने के बाद से उसके मिजाज में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थीं। मगर वह अब पहले वाले जोन में वापस जा चुका था, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो पहले वाले अबान से ज़्यादा सख्तगीर होने वाला था। काम की बात करो, जो सुबह सुबह कॉल की है। उसके खुश्क लहजे पर गनी ने फ़ोन को कान से हटाकर अपने मोबाइल को घूर कर देखा। कुछ अर्से पहले तक तो आप बिल्कुल नीम चढ़े थे, लेकिन फिर आप शुगर कोटेड हो गए। आपके बर्थडे वाले दिन भी आपके लहजे की खनक आपकी खुशी का पता दे रही थी, मगर आज आपसे बात करते यूँ लग रहा है जैसे मैं वापस उस एंग्री मैन से मुखातिब हूँ जो सामने वाले का खून खुश करने की भरपूर सलाहियत रखता है। हस्ब आदत वो नॉन स्टॉप शुरू हुआ तो फिर अबान के झाड़ पर ही खामोश हुआ था। शट अप! सुबह सुबह मैं तुम्हारी बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाउ रुड! उसकी आवाज़ सदमे में ढली थी कि उसकी मज़ीद बकवास ना सुनते हुए मलिक अबान ने कॉल कट करते अपनी पी को कॉल मिलाते उसे अर्जेंटली अपना पर्सनल जेट भेजने का हुक्म जारी किया और लंबे लंबे डग भरता सीधा अपने बेडरूम में आया और फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया था। 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग रूम में घुसा और मज़ीद 5 मिनट बाद वो कैमल कलर की पैंट पर वाइट शर्ट पहने खुशबू में बसा बेडरूम से निकलता चला गया। उसने अतराफ़ में निगाह डालने तक की गलती नहीं की थी, वरना वो अपने अंदर उमड़ते तूफ़ान की तबाहकारियों को रोक नहीं सकता था। नीचे आते उसका सामना सबसे पहले अपने मॉम डैड से हुआ था। कहाँ जा रहे हो? उसके चेहरे के संगीन तासुरात देख जिया अकबर को तसल्ली देने के अंदाज में आंखों से इशारा देते वो सीधा मलिक अबान से मुखातिब हुए, जो शाहाना चाल चलता उनके करीब ही दूसरे सोफे पर बैठ चुका था। फ़िलहाल तो कहीं नहीं जा रहा।
लेकिन मैंने अपना प्राइवेट जेट मंगवा लिया है, उसके आते ही मैं निकल जाऊँगा। अजहर संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करता हुआ फ़ोन की जानिब मुतवज्जह हो गया, जहाँ उसके पीए का मैसेज आया हुआ था, जबकि जिया अकबर ने पहलू बदलते अपने मजाजी खुदा को बोलने का इशारा दिया। कल वलीमा है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हत्तुल इम्कान उन्होंने अपने लहजे को नरम रखा था, वरना वो मज़ीद बेफर जाता और मामलात भी मज़ीद ही बिगड़ सकते थे। अभी तो उन्होंने शुक्र अदा किया था कि वो खामोशी से रुखसती कराकर खामोशी से ही लौट आया था। कौन सा वलीमा? कैसा वलीमा? वलीमा मेरा और मरिया का रखा गया था, वो यहाँ आपको दिख रही है? अपनी नज़रें स्क्रीन पर गाड़े उसका लहजा बला के सर्दपन की लपेट में था। मगर कन्वा तो यहाँ मौजूद है ना? जी अकबर से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो झट से बीच में मुदाखलत कर गई थी। कन्वा यहाँ इस वजह से मौजूद है कि उसकी बहन ने मलिका बान की इज़्ज़त के साथ खेला है। मलिका बान अपनी इज़्ज़त के लिए जान लेने से गुरेज नहीं करता, तो फिर उसकी इज़्ज़त के साथ खेलने वाले को कैसे माफ़ कर सकता है? उनकी सब फैमिली वाकिफ़ थी कि मलिहा के दिल में उस घटिया इंसान के लिए क्या जज्बात हैं। इसके बावजूद सब ने मेरे जज्बातों का मजाक बना डाला। सब ने खुलकर उन्हें खेलने का मौका दिया और वो दोनों बेगैरत मेरी ही इज़्ज़त से खेल गए। शुक्र करें कि मेरे हाथ आपकी ममता ने बांध दिए, वरना वहाँ से उन दोनों की लाशें ही उठती। वो एकदम बिपड़ता फ़ोन को पूरी कुव्वत से फर्श पर मारकर तकलीफ़ के मारे दहाड़ उठा तो जिया पर बैठे से उछल पड़ी थी, जबकि मलिका बान की धोंकने की मानन चलती सांसें, लहू रंग आँखें और कसे जबड़े उसके शदीद इश्तियाल का पता दे रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींच रखी थी कि हाथों की वेन्स उभर आई थीं, जबकि शहर के करीब फड़कती छोटी रग मुसलसल हरकत करती उसके अंदरूनी हिजान को जाहिर कर रही थी। इस सब में कन्वा का क्या कसूर है? तुम मलिहा के किए की सज़ा उस मासूम को कैसे दे सकते हो? पहले तो तुम उसका किस कदर ख्याल रखते थे, अब यूँ अचानक उससे लापरवाही बरत रहे हो। जानते हो ना वो कितनी हसास तबीयत की मालिक है। फिर जो तुम अपने रिश्तों को लेकर इस कदर पोजेसिव हो, क्या अपने नाम पर आई औरत से लापरवाही बरतोगे? मलिक अकबर अच्छे से जानते थे कि उस बेफिर तूफ़ान को कैसे हैंडल करना, और वो ही कर रहे थे। वो ये सब जो हुआ और जो हो रहा है, फ़िलहाल इसे वैसा ही रहने दें। रही कन्वा की बात, तो वो मेरे साथ ही जाएगी। वो मलिक हाउस में रहेगी। आज के बाद उसका उस फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। क़तई अंदाज में अपनी बात कहता वो लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से निकला तो जिया अकबर की परेशान शक्ल देखते उन्होंने उनके शानों के गिर्द बाजू फैलाया था। अभी वो शदीद गुस्से की हालत में है, फ़िलहाल उसे आप इसके हाल पर छोड़ दें और चलने की तैयारी करें, लेकिन इससे भी पहले जाकर बच्ची को देखें, न जाने किस हाल में होगी वो। अपनी शरीक हयात को हौसला देता आखिर में उन्होंने झुककर जिया अकबर का सर चूमा तो उन्होंने न मुस्कुराती नज़रों से अपने मलिक अकबर को देखा था। वो यूं ही हर मुश्किल वक्त में उनकी ढाढ़स बंधाते थे। प्यार भरी नज़रों से घायल बाद में कर लीजिएगा। उनकी नाक खींचकर वो शरारती अंदाज में गोया हुए तो वो झींप कर मुस्कुराती उनके पहले से उठकर अबान के कमरे की जानिब चलती थीं। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उनका इस्तकबाल कन्वा की बसूरती आवाज़ ने किया था। बड़ी माँ। वह नाकों से सरबत बेगम को पुकार रही थी। वो सरबत के लिए उसकी उनसे अच्छे से वाकिफ़ थी। जब खूबसूरती से मुस्कुराती उसके करीबी बेड पर टिक गईं और प्यार से उसके माथे पर झूलती बिंदिया को बालों से अलग करके साइड टेबल पर रखती, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरने लगी थी। एक मेहरबान लम्स पाते ही वो हल्का सा उचकी और उनकी गोद में सर रख दिया। जिया समझ चुकी थी कि वो उसे बड़ी माँ समझ रही है। कन्वा का लिबास वही था जो उसने रात बारात के फंक्शन के लिए पहना था। तैयारी अलबत्ता ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने उसके झुमके कान से निकाले थे। भारी झुमकों की वजह से कान की लौ सुर्ख पड़ चुकी थी। इसी तरह उन्होंने उसके बाकी जेवर भी उतार दिए थे। उन्हें अफसोस हुआ कि काश वो रात ही उसे देख लेती तो वो सारी रात यूँ बेआराम नहीं रहती। जुल्ली से आज़ाद पाते ही कन्वा के चेहरे पर सकून छा गया था। कन्वा बच्चे, उसके मखमली गाल को प्यार से सहलाते उनका लहजा बला का शीरीं था। सोने देना। इतने दिनों से पेपर्स की टेंशन थी, फिर शादी की थकावट, सच आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। वो बच्चों की तरह नाक रगड़ती यूं ही बंद आँखों से बोलती एक झटके से आंखें खोलती उठ बैठी थी। अरे यार, अपिया का नाश्ता लेकर जाना है। अपने माथे पर हाथ मारते उसने अपनी अक्ल को कोसा और जैसे ही बेड से उतरने लगी उसकी मरमरी कलाई जिया अकबर की गिरफ्त में आती उसे कोई भी हरकत करने से रोक गई थी। उसका जहन बेदार हुआ तो सब कुछ याद आता गया। हर मंजर खुलकर वाजे हुआ तो उसने एक भरपूर हिचकी ली थी। कन्वा बच्चे। जी अकबर ने उसकी कलाई आज़ाद करते उसे नरमी से पुकारा तो वह जब्त खोती उनके गले लगकर शिद्दत गिरिया जारी से रोती थी, जबकि जी अकबर को उसे संभालना मुश्किल तरीन हो गया था। जी तो जनाब, अब तक सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको यह एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।